की आराधना से लोगों का मन पवित्र और निश्चल हो जाता है। तो वहीं घाट के किनारे सुबह माँ गंगा की आरती के बाद यहाँ का वातावरण और भी ज्यादा मन को सुकून देने वाला और मंत्र मुग्ध हो जाता है। एक लड़की जिसकी उम्र है 23, गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखों में काजल, सुर्ख लाल होठ, सांचे में ढला उसका शरीर, लंबे बालों की ढीली सी चोटी बनाई, सफेद रंग की फुल लेंथ अनारकली पहनी, वो मंदिर में महादेव के सामने अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। अपनी आराधना करने के बाद वो महादेव को नमन करके वहां से सीधा घाट पर हो रही गंगा माँ की आरती के लिए चली जाती है। गंगा माँ की आरती समाप्त होने के बाद वो लड़की पुजारी से प्रसाद लेती है और फिर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर जा रही होती है कि तभी पीछे से कोई उसे आवाज लगाता है, जिससे वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है। उस लड़की के सामने मंदिर के पुजारी जी खड़े थे। मीरा बिटिया इधर आओ, पंडित जी उसे रोकते हुए बोलते हैं। हाँ पंडित जी, मीरा उनके पास आते हुए कहती है। बिटिया, ये तुम दोनों के लिए महादेव के आशीर्वाद का रक्षा सूत्र है। शिव शंभू सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। पंडित जी रक्षा सूत्र का धागा देते हुए कहते हैं। धन्यवाद पंडित जी, मीरा रक्षा सूत्र लेते हुए कहती है और पंडित जी को प्रणाम करके वहाँ से चली जाती है। मीरा त्रिपाठी एक 23 साल की खूबसूरत लड़की, जितनी वो सूरत से सुंदर है उतना ही उसका दिल खूबसूरत है। मीरा महादेव की परम भक्त है। उसके दिन की शुरुआत महादेव की आराधना के साथ आरंभ होती थी। मीरा अपनी सोच से आधुनिक और आचरण से बिल्कुल संस्कारी लड़की है, जिसे गलत के खिलाफ आवाज उठाना भी आता है तो गलती होने पर शांति से डांट सुनना भी आता है। मीरा जब लगभग 10 साल की थी तब उसकी माँ और पापा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मीरा को उसके पड़ोस के घर में रहने वाली उसकी काकी शारदा ने पाला पोसा था। शारदा जी की एक बेटी थी जो मीरा के ही उम्र की थी और जिसका नाम था सोनिका, लेकिन प्यार से सब उसे सोनू कहकर पुकारते थे। कुछ समय पहले शारदा जी की भी मृत्यु हो गई, इसीलिए अब मीरा और सोनू दोनों साथ में ही रहते हैं। मीरा जितनी समझदार और सोनिका उतनी ही चंचल। मीरा और सोनिका एक दूसरे की जान, एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मीरा ने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, लेकिन वो आगे भी पढ़ना चाहती थी, पर उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए उसने आगे की पढ़ाई को जारी नहीं रखा। मीरा घाट से निकलकर बनारस की तंग गलियों से होते हुए अपने घर को जा रही थी। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है और वो एक मिठाई की दुकान की ओर जाती है, जिसके ऊपर मोटे और बड़े अक्षरों में लिखा था मिश्रा मिष्ठान भंडार। उस दुकान पर 50-55 साल के एक व्यक्ति बैठे हुए थे। उनका नाम मोहन मिश्रा था। राम राम काका, कैसे हैं आप? मीरा उस आदमी के पास जाकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोलती है। राम राम मीरा बिटिया, हम बिल्कुल ठीक हैं। आज आई हो यहाँ, मतलब उस शैतान के लिए जलेबी और रबड़ी ले जानी होगी। मोहन जी हंसते हुए कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा काका, उस शैतान के लिए जलेबी और रबड़ी ले जानी होगी। मोहन जी हंसते हुए कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा काका, उस शैतान के लिए ही यहाँ आई हूँ। अब आप जल्दी से जलेबी और रबड़ी दे दीजिए। मीरा भी हंसते हुए कहती है। मोहन जी जल्दी से एक थैले में जलेबी और रबड़ी रखकर मीरा को पकड़ा देते हैं और मीरा उन्हें पैसे देकर उनसे बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर मुंबई सपनों का शहर, ऐसा शहर जहाँ कभी रात नहीं होती, या ऐसा कहें कि ऐसा शहर जो कभी सोता ही नहीं। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं और अपनी किस्मत को आजमाने के लिए भी आते हैं। शायद इसीलिए इसे सपनों का शहर कहते हैं। रात का वक्त, अंधेरी वेस्ट, वहाँ के एक होटल में एक आलीशान कमरा जहाँ एक लंबा चौड़ा और आकर्षित करने वाला शख्स जो एक तरफ खड़े होकर अपनी शर्ट पहन रहा था। शर्ट पहनकर वो अपने पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ बेड पर एक लड़की अपनी आंखें बंद किए हुए सोई हुई थी और उसके शरीर पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ पतली सफेद चादर लिपटी हुई थी। वो शख्स वहाँ से अपना कोट उठाकर कमरे से बाहर निकल जाता है और उसके निकलते ही दरवाजा बंद होने पर बहुत तेज आवाज होती है, जिससे वो लड़की जाग जाती है। ओह, यू आर सो हॉट बेबी, आई लव यू सो मच, लड़की उठकर अंगड़ाई लेते हुए कहती है। उस लड़की की रात लड़के की बाहों में बीत गई। सुबह के वक्त सफेद रंग की 4 कारों के बीच एक काले रंग की कार मुंबई की सड़कों पर धूल उड़ाती हुई चली जा रही थी। वो 5 कारें एक बहुमंजिला इमारत के आगे आकर रुकती है। सबसे आगे की सफेद रंग की कार में काले रंग के फॉर्मल सूट पहने हुए बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड निकलते हैं। बीच की काली गाड़ी से एक शख्स आंखों पर काले शेड्स और ग्रे कलर का फॉर्मल 3 पीस सूट पहने हुए बाहर निकलता है। उम्र उसकी लगभग 28, लंबाई 6 फुट, गोरा रंग, हल्की सी ट्रिम हुई बियर्ड यानी दाढ़ी, हाथ में ब्रांडेड वॉच पहनी हुई थी। ये शख्स है मुंबई का फेमस बैचलर बिजनेसमैन रुद्राक्ष सिंह राठौर, जो पूरी मुंबई पर राज करता है, जिसके एक इशारे पर पूरी मुंबई में तूफान आ जाए, जो मुंबई की बारिश की तरह है, जो कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी किसी की भी जिंदगी में आकर उस पर छा सकता है। रुद्राक्ष सिंह राठौर जो राजस्थान का एक राजपूत परिवार है, लेकिन वो मुंबई में ही रहकर यहाँ का और राजस्थान का काम दोनों देखता है। रुद्राक्ष को अपने रुतबे पर बहुत ज्यादा घमंड है। उसे लगता है कि इस दुनिया में सारा काम पैसे से कराया जा सकता है। उसमें गुस्सा और जिद तो उसके शरीर में खून के साथ बहता है, और लड़कियां तो उसके एक इशारे पर उसके सामने अपने आप उसे सौंपने को तैयार रहती है। रुद्राक्ष की फैमिली में उसकी दादी रुक्मणी सिंह राठौर और एक छोटी बहन काव्या सिंह राठौर है। रुद्राक्ष अपनी दादी सा के अलावा किसी की बात सुनता ही नहीं है। सिर्फ उसकी दादी और काव्या ही उसे उसके निकनेम रुद्र कहकर बुलाते हैं। रुद्राक्ष सिर्फ बुजुर्गों की इज्जत और परवाह करता है, क्योंकि उसे उन सब में अपनी दादी नजर आती है, और बाकी कोई और क्यों ना हो, उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। सबसे जरूरी रुद्र को अपने काम में कोई लापरवाही तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने
अपने काम के लिए वो कोई दूसरा ही रुद्राक्ष सिंह राठौर बन जाता है। उसे अपने काम में छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं है। रुद्र को सबसे ज्यादा प्यार अपनी दादी काव्या और अपने काम से है। रुद्राक्ष के साथ एक और लड़का कार से बाहर निकलता है। वो नॉर्मल पैंट और शर्ट पहने हुए था। ये रुद्राक्ष का पर्सनल असिस्टेंट रोहित था। उनकी गाड़ी से निकलते ही सामने से मीडिया वालों की भीड़ उनके पास आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वहाँ मौजूद बॉडीगार्ड तुरंत रुद्राक्ष को चारों ओर से कवर कर लेते हैं। रुद्राक्ष अपने शेड्स उतारता है जिससे उसकी नशीली आंखें दिखाई देती है। वो ऊपर की ओर बिल्डिंग पर लगे बोर्ड को देखता है जिस पर बड़े और मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, और उसे देखने के बाद वापस से अपने शेड्स पहनकर तेजी से उस बिल्डिंग के अंदर चले जाता है। रुद्र ऑफिस के अंदर आता है और उसे देखकर सभी लोग उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। रुद्र उन सबको इग्नोर करते हुए अपने कैबिन की तरफ चले जाता है। माहेश्वरी ग्रुप के साथ शुरू होने वाले प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस चल रही है? रुद्र चलते चलते रोहित से पूछता है। सर, उस प्रोजेक्ट के बारे में मिस्टर माहेश्वरी से आज ही आपकी मीटिंग है। रुद्र के पीछे चलते हुए रोहित बोलता है। रुद्र बोलता है और अपने कैबिन में चला जाता है। रुद्र अपने कैबिन में पहुंचता है जो राठौर इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग के 22वें फ्लोर यानी कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर थी। उसे अपने कैबिन में आए कुछ ही देर हुआ था, तभी उसके कैबिन के दरवाजे को तेज आवाज के साथ खोलकर एक लड़की बहुत गुस्से में अंदर आती है। इस लड़की का नाम था काम्या, जो ज्यादा नहीं पर हाँ अमीर घर से ताल्लुकात रखती थी। रुद्र की नजर जैसे ही काम्या पर जाती है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो उसके कैबिन में बिना उसकी परमिशन के अंदर आ गई। काम्या गुस्से में सीधा रुद्र के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेती है। रुद्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? काम्या गुस्से से बोलती है। एक तो काम्या बिना उसकी परमिशन के उसके ऑफिस में आ गई और अब काम्या ने रुद्र के कॉलर को पकड़कर अपनी मौत को ही दावत दे दी थी। रुद्र का चेहरा गुस्से से बिल्कुल काला पड़ जाता है और उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। इस वक्त उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी कुर्सी से खड़ा होता है। वो काम्या के हाथ को कसकर पकड़ते हुए उससे अपना कॉलर छुड़ाता है और उसे अपने से दूर धक्का दे देता है, जिससे काम्या जाकर सीधे जमीन पर गिर जाती है। तुम्हारी मेरे ऑफिस में आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो या क्या कर चुकी हो? तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम अपनी जान से हाथ भी धो सकती हो। समझ में आई बात? रुद्र शांत लहजे पर खोखार आवाज में बोलता है। काम्या उसकी बात सुनकर जमीन से खड़े होती है और उसकी ओर नफरत भरी नजरों से देखती है। हाँ, जानती हूँ कि मैं एक हार्टलेस इंसान के सामने खड़ी हूँ, जिसके अंदर ना खुद फीलिंग्स है और ना ही दूसरों के इमोशंस की कोई कदर है। उस रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था, फिर भी तुमने मेरे फियांसे से ये कहा कि मैं पूरी रात तुम्हारे साथ थी। जब तुम्हें पता था कि उस रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ तो तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूट गई। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? काम्या रोते हुए कहती है। उसे रोते हुए देखकर रुद्र को बहुत ही ज्यादा इरिटेशन हो रहा था, जैसे उसके रोने से रुद्र को कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो एक फेक सी स्माइल कर काम्या को देखता है। तुम जैसी लड़कियां जो पैसों के पीछे भागती है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। उनके लिए कैसी शादी, कैसा फियांसे? तुम खुद चलकर मेरे पास आई थी। मैंने तुम्हें अपने पास नहीं बुलाया था। मैंने तो बस तुम्हारे मंगेतर को तुम्हारे वन नाइट स्टैंड के बारे में बताया। उसका ये सब जानने का हक बनता है कि उसकी मंगेतर है कहाँ और किसके साथ है। रुद्र डेविल स्माइल के साथ काम्या को देखकर कहता है, मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम्हारी वजह से वो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहता है। उसने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दी है। वो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया है। काम्या रोते हुए कहती है। प्यार? माय फुट। तुम जैसे लोग होते ही बेवकूफ हैं जो प्यार जैसी चीजों में यकीन करते हैं। कुछ नहीं होता ये प्यार व्यार, ये सिर्फ एक जज्बाती धोखा है। रुद्र शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है। उसे हंसते हुए देखकर काम्या हैरानी भरी नजरों से देखती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने सामने किसी डेविल को देख रही हो, जिसमें कोई भी फीलिंग्स या इमोशन नाम की चीज ही नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जिस प्यार पर तुम्हें इतनी हंसी आ रही है ना, वही प्यार तुम्हें हो। हाँ, तुम्हें रुद्राक्ष सिंह राठौर को प्यार हो, दीवानों जैसा प्यार हो जो दीवानगी की हद तक पार कर जाए। तब तुम्हें समझ आएगा कि किसी से प्यार होता है तो उस प्यार के लिए हम कोई भी हद तक गुजरने को तैयार हो जाते हैं। काम्या चीख कर गुस्से से बोली। उसकी बातें सुनकर रुद्र का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसकी बातें शायद उसे थोड़ी इफेक्ट कर रही थी। रोहित, रोहित! रुद्र गुस्से में चिल्लाता है। यस सर! रोहित भागता हुआ अंदर आकर कहता है। इस लड़की को अभी के अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकालो और मुझे आज के बाद ये यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। रुद्र गुस्से में बोलता है। ओके सर। रोहित जल्दी से बोलता है। रोहित अंदर आकर काम्या को ले जाकर वहाँ से बाहर भेज देता है, लेकिन काम्या जाते हुए भी पीछे मुड़कर रुद्र को देखकर लगातार बोले जा रही थी। तुम्हें प्यार हो रुद्राक्ष, तुम्हें प्यार हो। काम्या को रोहित ऑफिस से बाहर भेज देता है। रुद्र और काम्या की आवाजें सुनकर उस फ्लोर पर काम करने वाले ऑफिस के वर्कर्स रुद्र के कैबिन से कुछ दूर खड़े होकर कैबिन के अंदर देखने की कोशिश करने लगते हैं। तभी रुद्र को कैबिन से बाहर आते हुए देख उन सभी में तुरंत भगदड़ मच जाती है। रुद्र जब सभी को ऐसे अफरा तफरी में भागते हुए देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो पहले से ही काम्या की वजह से गुस्से से उबल रहा था। तुम सब यहाँ काम करने आते हो और उसी का पैसा लेते हो, कोई नाटक देखने नहीं आते तुम सब। बैक टू योर वर्क। रुद्र तीखी आवाज और तीखी नजर से सबको देखते हुए कहता है। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर सभी वहां तेजी से भागकर चले जाते हैं और रुद्र वहां से मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। क्या सच में इस लड़की और रुद्र के बीच कोई रिश्ता नहीं था? भाग 2, इश्क की दीवानगी। इधर बनारस में
मीरा ने सोनू को सुबह जल्दी से उठाया और दोनों काम करने के लिए स्टार सनशाइन होटल पहुंचते हैं। वो दोनों होटल के अंदर आकर सीधा चेंजिंग रूम में चली जाती है। सोनू और मीरा दोनों अपने कपड़े चेंज करके साड़ी पहनकर अपने बालों का एकदम सही तरीके से जूड़ा बनाकर होटल की यूनिफॉर्म पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आती है। जैसे ही वो ऑफिस की ओर जाने लगती है तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। हे मीरा, सोनू। दोनों पीछे मुड़कर देखती हैं। लगभग 25-26 साल का लंबा और स्मार्ट सा लड़का उन्हीं की तरफ आ रहा था। जय, सोनू मुस्कुराते हुए बोलती है। हाँ जी जय, आपका जय, मीरा उसे छेड़ते हुए बोलती है। ये सुनकर सोनू का चेहरा हल्का सा लाल हो जाता है और वो मीरा को कोहनी मार देती है, जिससे मीरा हंसने लगती है। सोनू और जय दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और वो दोनों ही इसी होटल के एक मैनेजमेंट की टीम में काम किया करते थे। सोनू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम अभी मेरे साथ चल सकती हो? जय स्माइल करते हुए सोनू से कहता है। हाँ क्यों नहीं, जाओ सोनू। मीरा उसे टीज करते हुए कहती है तो सोनू शर्मा जाती है। चलो, सोनू ये बोलकर उसके साथ चली जाती है। उन दोनों के वहां से जाने के बाद मीरा जल्दी से रिसेप्शन की ओर जाती है। वहां आकर अपना काम करना शुरू कर देती है। कुछ वक्त काम करने के बाद मीरा लॉकर रूम की तरफ जाने वाली होती है कि तभी कोई उसके सामने स्टाफ का एक वर्कर आ जाता है। मीरा मैम, आपको सर ने कैबिन में बुलाया है। एक लड़की आकर मीरा से कहती है। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। मीरा उस लड़की को कहती है और मीरा वहां से चली जाती है। स्टार सनशाइन होटल ये बनारस का एक बेस्ट 5 स्टार होटल था। इसके ओनर का नाम आशीष दीक्षित था, जो 30 साल की अच्छी पर्सनालिटी वाला शख्स और बिजनेस का जाना माना नाम था। आशीष को मीरा अपना भाई मानती थी और आशीष भी मीरा को अपनी छोटी बहन समान मानता था। आशीष की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम सोनम है। आशीष और सोनम दोनों ही मीरा को अपनी फैमिली की तरह मानते थे। मीरा अपना काम करके आशीष के कैबिन की तरफ चली जाती है। मे आई कम इन सर? मीरा कैबिन के दरवाजे को नॉक करते हुए कहती है। आ जाओ मीरा। अंदर से आशीष की आवाज आती है। परमिशन लेने के बाद मीरा कैबिन के अंदर आती है जहाँ आशीष उसे ही देख रहा था। मीरा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें मेरे कैबिन में परमिशन लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है, आशीष ने उसे थोड़ा डांटते हुए कहा था। और मैंने भी तो आपसे कितनी बार कहा है भाई कि आप यहाँ के ओनर हैं, तो मैं आपके कैबिन में बिना परमिशन के कैसे आ सकती हूँ? मीरा मुस्कुराते हुए कहती है। अच्छा ठीक है भाई, मुझे पता है कि बातों में मैं तुमसे कभी जीत ही नहीं सकता। आओ आओ बैठो। आशीष हंसते हुए कहता है। क्या बात है भाई, आपने मुझे बुलाया क्यों था? कोई परेशानी तो नहीं है ना? मीरा बैठते हुए कहती है। हाँ प्रॉब्लम तो है और इसमें मेरी सिर्फ तुम ही हेल्प कर सकती हो। आशीष उसे देखते हुए कहता है। आप सिर्फ बताइए क्या करना है? मीरा बोलती है। मीरा, मुझे और सोनम को कल दिल्ली जाना है। सोनम के रिलेटिव्स के यहाँ ना शादी है और दूसरा मेरी एक मीटिंग भी है जो मुझे अटेंड करनी ही है। तो इस तरह मुझे दिल्ली से यहाँ आने में कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं बनारस नहीं आ जाता हूँ वापस, तब तक तुम इस होटल की जिम्मेदारी ले लो। आशीष उसे अपनी परेशानी बताते हुए कहता है। आशीष की बात सुनकर मीरा पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि शायद वो इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन भाई मैं कैसे, मतलब मैं इस होटल की सिर्फ एक छोटी सी रिसेप्शनिस्ट हूँ, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा पाऊंगी? मीरा उनकी बात को सुनकर चौंकते हुए कहती है। तुम कर लोगी मीरा, मुझे तुम पर विश्वास है। बस तुम अपने आप पर विश्वास रखो। और तुम क्या अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? आशीष बोलता है। उसकी बातें सुनकर मीरा कुछ सोचते हुए आशीष की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है भाई, अगर आपको मुझ पर इतना विश्वास है तो मैं आपके विश्वास को टूटने तो बिल्कुल नहीं दूंगी। आप और भाभी आराम से दिल्ली जाइए और अपना काम आराम से करिए। यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। मीरा उसे निश्चित करते हुए कहती है। थैंक यू मीरा, आशीष मुस्कुराते हुए कहता है। कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर मीरा उसके कैबिन से चली जाती है। वहीं मुंबई में रुद्र मीटिंग रूम से बाहर निकलता है। रोहित उसके पीछे पीछे चल रहा था। मिस्टर माहेश्वरी के साथ मीटिंग हुआ क्या? रुद्र कैबिन में पहुंचकर रोहित से पूछता है। सर, वो इस वक्त बनारस में है, उन्हें अभी मुंबई आने में कम से कम 2 दिन का समय और लगेगा। रोहित उसके सामने खड़े होकर कहता है। उनको बोल दो उन्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद बनारस जाऊंगा। कल जेट को रेडी कराने के लिए कह दो, मैं कल ही बनारस जा रहा हूँ, रुद्र ने शांत लहजे में कहा। रुद्र की बातें सुनकर रोहित तो हैरान ही रह जाता है, और रुद्र खुद एक प्रोजेक्ट के लिए बनारस जा रहा है। शायद प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। यस सर, रोहित ये बोलकर वहां से चला जाता है। रुद्र अपना काम करने लगता है, तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। वो अपने फोन को देखता है। फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। हेलो दादी, रुद्र फोन उठाते हुए कहता है। ये रुद्र की दादी का कॉल था, जो रुद्र के लिए सबसे खास थी। कैसे है रुद्र, कैसे हैं आप? आपको हमारी याद नहीं आती, जो आप हमसे मिलने एक बार भी यहाँ नहीं आए? फोन पर उधर से दादी झूठे गुस्से का दिखावा करते हुए कहती है। आप जानती है ना दादी, मुझे बहुत काम है, लेकिन मैं आपसे मिलने जल्दी ही आऊंगा। रुद्र कहता है। आप रहने दे रुद्र, आपका हर बार का यही बहाना होता है, इसीलिए हम ही कल आपसे मिलने आ रहे हैं। दादी कहती है। नहीं दादी, आप कल मत आइए, कल मैं जरूरी काम के लिए बनारस जा रहा हूँ। रुद्र बोलता है। रुद्र, आप बनारस जा रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। रुद्र, एक बार वहाँ के महादेव के मंदिर जरूर जाना आप। दादी खुश होते हुए कहती है। दादी, आप जानती है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही मैं इन सब में विश्वास करता हूँ। रुद्र ने लापरवाही से कहा। रुद्र, आप हमारी इतनी सी बात नहीं मानेंगे? हाँ? दादी रुद्र को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है। ठीक है दादी, जैसा आप कहें, चला जाऊंगा मंदिर। अब मुझे काम है, इसलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाय दादी।
रुद्र ये बोलकर फोन कट कर देता है। जैसे ही रुद्र फोन टेबल पर रखने वाला होता है, उसका फोन फिर से रिंग करता है। रुद्र देखता है कि उसके दोस्त नील का फोन है। हेलो नील, रुद्र बोलता है। रुद्राक्ष कैसा है, इतने दिनों से कहाँ गायब है? नील बोलता है। क्यों फोन किया है? रुद्र एरोगेंट तरीके से बोलता है। उसके दोस्त रुद्र का अंदाज जानते थे, इसीलिए उससे कोई ज्यादा फालतू बातें कोई नहीं करता। कल हम सब बनारस घूमने जा रहे हैं, तू भी चलेगा क्या? नील सीधे मुद्दे की बात बोलता है। मैं कल वहीं जा रहा हूँ, इतना कहकर रुद्र फोन कट कर देता है। वहीं बनारस में मीरा और सोनू दोनों ही होटल की शिफ्ट खत्म करके घर चले जाते हैं। यार तेज भूख लगी है, मीरा जल्दी से खाने का कुछ बना देना। सोनू घर आते ही सोफे पर बैठते हुए कहती है। जल्दी से दोनों खाना बनाकर खाने के लिए बैठ जाती है। आज जय तुझसे क्या बात कर रहा था? मीरा खाना खाते हुए सोनू से पूछती है। मीरा, जय मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मुझे अपनी माँ से मिलवाना चाहता है। सोनू शर्माते हुए मीरा को बताती है। ओए होए, क्या बात है, आज तो चलता फिरता हुआ तूफान शर्मा रही है। इस बात पर तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हाँ, मीरा उसे छेड़ते हुए कहती है। ऐसा कुछ नहीं है समझी, बस यार मुझे इस बात से डर लग रहा है कि उसकी माँ को मैं पसंद तो आ जाऊंगी ना। सोनू घबराते हुए कहती है। क्यों नहीं आएगी, तुझ में क्या कोई कमी है? तू बहुत प्यारी है, चल अब ज्यादा सोच मत, आराम से खाना खा, सब अच्छा ही होगा, महादेव है ना अपने साथ। मीरा उसे समझाते हुए कहती है। मीरा के कहने पर सोनू रिलैक्स हो जाती है और दोनों खाना खाने लगती है। उसके बाद वो जल्दी से सोने चली जाती है। सुबह का वक्त। रोहित, रुद्र के कहने के बाद उसका प्राइवेट जेट जल्दी से तैयार करवा दिया था। रुद्र सुबह होते ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और अपनी प्राइवेट जेट में बैठकर बनारस के लिए निकल जाता है। अगले 2 घंटों का समय तय करके जेट बनारस पहुंच जाता है। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। रुद्र जेट से बाहर निकलता है और अपनी आंखों पर ब्लैक शेड्स लगा लेता है। कुछ ही मिनटों बाद रुद्र एयरपोर्ट से बाहर निकलता है और अपने चिर परिचित अंदाज में कार में जाकर बैठ जाता है। रुद्र ड्राइवर को सीधा होटल के लिए चलो ये कहता है। कुछ देर बाद रुद्र की कार होटल स्टार सनशाइन के सामने खड़ी थी। रुद्र कार से बाहर निकलता है और इस होटल को देखते ही रुद्र का पारा हाई हो जाता है। रुद्र ने होटल में ऐसा क्या देख लिया था जिसकी वजह से गुस्से से उसका पारा चढ़ गया था? और क्या रुद्र का बनारस आने के पीछे कोई और मकसद था? जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 3, इश्क की दीवानगी। कुछ देर बाद रुद्र की कार होटल स्टार सनशाइन के सामने खड़ी थी। रुद्र कार से बाहर निकलता है और इस होटल को देखते हुए रुद्र का पारा हाई हो जाता है, क्योंकि ये होटल रुद्र को अपने स्टेटस का लग ही नहीं रहा था। रोहित, तुमने ये कैसे होटल की बुकिंग की है? रुद्र उस पर चिल्लाते हुए कहता है। सर, मिस्टर माहेश्वरी इसी होटल में ठहरे हैं, उन्होंने मुझे यहीं आने के लिए कहा था। मैंने यहाँ की बुकिंग नहीं की, बल्कि मिस्टर माहेश्वरी ने पहले ही आपके लिए बुकिंग कर दी थी और मुझे सिर्फ यहाँ का एड्रेस सेंड कर दिया था। रोहित घबराते हुए उसे बताता है। रुद्र मिस्टर माहेश्वरी का नाम सुनकर कुछ शांत सा हो जाता है और फिर रुद्र लंबे लंबे कदमों से होटल के अंदर जाने लगता है और रोहित उसके पीछे पीछे चल रहा था। रोहित जल्दी से रिसेप्शन पर जाकर रुद्र के कमरे की चाबी मांगता है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की जल्दी से बुकिंग चेक करके रोहित को रूम की चाबी पकड़ा देती है। सर, रूम नंबर 225, वो लड़की रोहित को चाबी देते हुए कहती है। रोहित चाबी लेकर जल्दी से रुद्र के साथ लिफ्ट की तरफ चल देता है। 4th फ्लोर पर लिफ्ट से निकलने के बाद रोहित रूम नंबर 225 में पहुंचता है। रोहित चाबी से रूम का दरवाजा खोलता है। रुद्र कमरे के अंदर जाता है और उस कमरे को ध्यान से देखता है। रूम बहुत बड़ा और वेल डेकोरेटेड था। रुद्र को रूम बहुत अच्छा लगता है। उसे ऐसे देखकर रोहित को चैन की सांस मिलती है। होटल में इस तरह के कुछ स्पेशल रूम्स और थे जो सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए अवेलेबल था। मिस्टर माहेश्वरी ने रुद्र की पसंद को ध्यान में रखते हुए ये रूम उनके लिए बुक कराया था और लकीली रुद्र को ये रूम पसंद आता है। जल्द से जल्द मिस्टर माहेश्वरी से मीटिंग अरेंजमेंट करो, मैं जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। रुद्र शांत लहजे में रोहित से कहता है। यस सर। रोहित ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। दोपहर का वक्त। मीरा अपने काम में इतनी ज्यादा बिजी थी कि आज उसे अपना लंच करने का भी टाइम नहीं मिला था। सोनू उसके पास आती है और जबरदस्ती उसे अपने साथ खाना खिलाने के लिए ले जाती है। होटल में काम करने वाले स्टाफ लंच के लिए अलग एरिया था। सोनू और मीरा लंच एरिया में जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं और दोनों खाना खाने लगते हैं। सुन यार, तेरी एक हेल्प चाहिए, सोनू खाना खाते हुए मीरा से बोलती है। हाँ बोल, मीरा खाना खाते हुए कहती है। यार जय आज ही मुझे अपनी माँ से मिलवाने के लिए ले जाना चाहता है, तो मुझे आज की छुट्टी, तो मुझे मतलब तू आज मुझे छुट्टी दे देगी क्या प्लीज? सोनू मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है। ओके, लेकिन जल्दी आ जाना, तुझे पता है ना यहाँ पर कितना ज्यादा काम है, तुझे मेरी हेल्प करनी है, मुझसे ये सब अकेले इतना कुछ हैंडल नहीं होगा। मीरा परेशान सा चेहरा बनाते हुए कहती है। पक्का प्रॉमिस, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आई लव यू मेरी जान, तू मेरी बेस्ट वाली फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। सोनू उसके गाल पर किस करते हुए कहती है। चल अब बस कर, ज्यादा मस्का मत लगा मुझे। ये बोलकर मीरा और सोनू खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद मीरा अपने काम पर दोबारा लग जाती है। इधर सोनू अपनी ड्रेस चेंज करके जय के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ रोहित मीटिंग का सारा अरेंजमेंट कर देता है और रुद्र के रूम की ओर चला जाता है। सर, होटल के कैफेटेरिया में प्राइवेट रूम में मिस्टर माहेश्वरी के साथ आपकी मीटिंग की अरेंजमेंट मैंने कर दी है और मिस्टर माहेश्वरी वहाँ पर आ चुके हैं, वो आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। ये बोलकर रोहित वहाँ से चला जाता है। रुद्र भी कुछ देर बाद अपने रूम से कैफेटेरिया जाने के लिए निकल जाता है। कैफेटेरिया होटल। कुछ देर बाद रुद्र कैफेटेरिया के प्राइवेट रूम में पहुंचता है।
वहाँ लगभग 60-65 साल के एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। ये माहेश्वरी ग्रुप के ओनर मिस्टर आनंद माहेश्वरी थे। उनके साथ एक लड़की बैठी हुई थी जो कि लगभग 25 साल की थी। गोरा रंग, ब्लैक कलर का वन पीस, डार्क मेकअप, गर्दन तक उसके बाल लगभग सुंदर ही लग रही थी। रुद्र आकर मिस्टर माहेश्वरी के पैर छूता है, फिर आनंद जी उसको गले से लगा लेते हैं। मिस्टर आनंद माहेश्वरी रुद्र के दादाजी के क्लोज फ्रेंड थे। कैसे हो रुद्राक्ष? मिस्टर आनंद माहेश्वरी उससे पूछते हैं। गुड, रुद्र छोटा सा जवाब देता है। रुद्राक्ष, मीट माय ग्रैंडडॉटर आलिया माहेश्वरी। मिस्टर माहेश्वरी अपने साथ आई हुई लड़की को रुद्र से मिलवाते हैं। रुद्र ऊपर से नीचे तक आलिया को देखता है और एक छोटी सी स्माइल देते हुए वो आलिया की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। इधर आलिया, जो रुद्र को देखकर उसकी तरफ फुल्ली अट्रैक्टेड हो गई थी, वो खोई हुई सी अपना हाथ उससे मिलाने के लिए आगे बढ़ा देती है। उसके बाद वो तीनों अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। रुद्राक्ष, आलिया आपके साथ काम करना चाहती है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी की तरफ से आलिया हैंडल करेंगी। मिस्टर माहेश्वरी ने रुद्र से कहा। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट पर जल्दी ही काम शुरू करना चाहता हूँ। रुद्र स्ट्रेट तरीके से जवाब देते हुए कहता है। मुझे भी आपके साथ काम करने की बहुत जल्दी है मिस्टर रुद्राक्ष। आलिया उस तरफ देखते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर रुद्र और मिस्टर माहेश्वरी उसे अजीब तरीके से देखते हैं। उन दोनों को अपनी ओर ऐसे देखते हुए आलिया को जब रियलाइज होता है कि उसने अभी अभी क्या कहा, मेरा मतलब है जल्दी ही काम शुरू करना होगा, तभी तो जल्दी प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा। आलिया जल्दी से बात को संभालते हुए कहती है। रुद्र उसकी इस हरकत पर ज्यादा खास ध्यान नहीं देता है। फिर आलिया प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रेजेंटेशन की फाइल रुद्र को दिखाती है। कुछ देर बाद वो तीनों लंच करके वहाँ से चले जाते हैं। रुद्र जब वापस अपने कमरे की ओर जा रहा था, तभी उसे नील का फोन आता है और वो रुद्र को अपने कमरे में बुला रहा था। नील का कमरा रुद्र के बराबर वाला ही कमरा था। रुद्र उसके कमरे में चला जाता है। रूम में नील, उसके और रुद्र के कुछ कॉमन फ्रेंड्स वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। नील और रुद्र के फ्रेंड्स अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे और सारे नंबर 1 के अय्याश और बिगड़े हुए अमीरजादे थे। रुद्र वहाँ आकर एक सोफे पर बैठ जाता है और अपना मोबाइल चलाने लगता है। नील और उसके सभी दोस्त चिल करने के लिए बियर ऑर्डर करते हैं। कुछ देर बाद एक वेटर उनके लिए बियर लेकर रूम में आता है। जैसे ही वो वेटर बियर की बोतल टेबल पर रखने के लिए जा रहा होता है कि नील का हाथ उससे टकरा जाता है, जिसकी वजह से बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है। थोड़ी सी बियर नील के जूते और पैंट्स पर भी गिर जाती है। ये देखकर नील को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से वेटर की कॉलर पकड़कर उसे मारने लगता है। उसे छोड़ो, कॉल दी मैनेजर। कैसे कैसे लोगों को नौकरी पर रखा है? रुद्र मोबाइल को देखते हुए नील से कहता है। रुद्र की बात सुनकर नील मैनेजर को कॉल करता है। कॉल आशीष का असिस्टेंट मैनेजर उठाता है। नील उन्हें बहुत कुछ सुनाता है। अभी की अभी मैनेजर को रूम नंबर 226 में भेजो, वरना पूरे होटल को बंद करवा दूंगा। नील गुस्से में बोलता है। असिस्टेंट मैनेजर बहुत बुरी तरह डर जाता है। उसे पता था कि आशीष तो यहाँ है ही नहीं। वो सीधा मीरा को फोन करके सारी परेशानी बता देता है। हेलो, आप परेशान मत होइए, मैं अभी वहाँ जाती हूँ, मीरा बोलती है। कुछ देर बाद मीरा रूम नंबर 226 के दरवाजे को नॉक करती है। अंदर से दरवाजा नील का एक दोस्त खोलता है, पर अपने सामने खड़ी मीरा के खूबसूरत चेहरे को देखता है तो उसके चेहरे पर हवस से भरी मुस्कान आ जाती है। वो मीरा को बहुत गंदी नजरों से देखने लगता है। मीरा को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो होटल का कस्टमर था, इसीलिए वो उसे कुछ बोल नहीं पा रही थी। सर, आपने कॉल की थी? सर, एनी प्रॉब्लम हियर? मीरा उसे बहुत पोलाइट तरीके से ग्रीट करते हुए बोलती है। वो आदमी बस मीरा को अंदर आने के लिए इशारा करता है और मीरा भी उसके पीछे कमरे के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर आती है तो नील और उसके सारे दोस्त की नजर मीरा पर पड़ती है तो वो उसको बहुत ही गंदी तरह से घूरने लगते हैं। इधर मीरा की नजर वेटर पर जाती है। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो एक कोने में डरा सिमटा बैठा हुआ था। रुद्र का ध्यान अभी मीरा पर नहीं गया था। सर, आज होटल के मैनेजर यहाँ पर नहीं है, पर आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं, मीरा बहुत पोलाइटली पूछती है। पर वो उन सबकी नजरों को अपने ऊपर देखकर अंदर ही अंदर घबरा भी रही थी। उसकी हालत इस वक्त ऐसी थी कि वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। मीरा जब बोल रही थी तभी उसकी आवाज सुनकर रुद्र अपनी नजरें उठाकर सामने की ओर देखता है। सामने मीरा को देखकर रुद्र की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। उसके सामने काली साड़ी पहने, गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबी नाक, गुलाबी होंठ, बिल्कुल सीधा साधा चेहरा, बिना किसी मेकअप के, सिर्फ आंखों में काजल उसकी काली आंखों को और ज्यादा खूबसूरत बनाए हुए थे। सांचे में ढला हुआ उसका शरीर, साड़ी से बाहर झांकती मीरा की पतली कमर, रुद्र की नजर उसकी गोल नाभि पर जा टिकती है। वो मीरा को देखकर अपनी सांसें लेना तक भूल जाता है। क्या रुद्र को मीरा पहली नजर में ही भा गई थी? आखिर मीरा रुद्र, नील और उनके दोस्तों के साथ कैसे डील करेगी? जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 4, इश्क की दीवानगी। इधर मीरा को अपने ऊपर किसी गहन नजरों की तपिश महसूस होती है। उसकी नजर रुद्र पर जाती है। उसने रुद्र को अपनी तरफ देखता पाया और वो उसकी नजर का पीछा करती है। मीरा तुरंत अपनी साड़ी खींचकर अपनी नाभि और कमर को ढक लेती है। रुद्र ने बहुत सारी लड़कियों को देखा था, पर रुद्र ने आज तक मीरा के जैसी लड़की नहीं देखी जो इतनी सादगी में भी खूबसूरत लग रही थी। सिंपल सी साड़ी में मीरा किसी अप्सरा को भी मात देती नजर आ रही थी। रुद्र की नजर मीरा पर से हट ही नहीं रही होती है। उसे बात करती हुई मीरा के गुलाबी होंठ दिख रहे थे, जैसे कोई गुलाब की पंखुड़ी हिल रही हो। मीरा को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहाँ बैठे इंसानों में से एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो उसे सही लग रहा हो। उसे उन बदतमीज लड़कों को देखकर ही पता चल गया था कि वेटर की कोई गलती ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी मीरा उस वेटर की तरफ से सॉरी बोलती है, क्योंकि उसे वो देखने में सब अमीर घरानों से लग रहे थे।
आशीष बहुत उम्मीद से सब कुछ सौंप कर गया था, तो वो उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहती थी, जबकि इन सब के बीच रुद्र की नजर एक बार भी मीरा से हटी नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से आर्ग्यूमेंट के बाद नील मानता है। नील भी मीरा को वहां से जाने देना नहीं चाहता था, लेकिन मीरा जल्दी से उस वेटर के साथ उस रूम से बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो चैन की सांस लेती है। मीरा वहां से सीधा आशीष के कैबिन में आती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो टेबल पर पानी का गिलास उठाकर लगभग एक ही सांस में सारा पानी पी जाती है, लेकिन मीरा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था। इसलिए वो कैबिन में इधर से उधर चक्कर लगाने लगती है। कितने बदतमीज और घटिया लोग हैं। इनके जैसे लोगों को तो इनके घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए। और वो बेशर्म इंसान किस तरह मेरी कमर को घूरे जा रहा था। मेरा मन तो कर रहा था कि उसकी आंखें नोच लूं। वो अगली बार कहीं मुझे मिला ना तो उसका सिर ही फोड़ दूंगी मैं। मीरा कैबिन में इधर से उधर गुस्से में चक्कर काटते हुए कहती है, अरे मेरी आइटम बॉम्ब, क्या हुआ तुझे? किसका सिर फोड़ने की तैयारी कर रही है? कैबिन के अंदर आती हुई सोनू ने उसे गुस्से में देखकर कहा, कुछ नहीं यार, इस वक्त बस मेरा मूड बहुत खराब है। तू मेरी छोड़। तू ये बता, तेरे और जय की शादी के लिए उसकी माँ मान गई कि नहीं? मीरा नॉर्मल होते हुए कहती है, हाँ यार, उसकी माँ मान गई है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सोनू खुशी से मीरा को चारों ओर घुमाते हुए कहती है, अच्छा 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 रुक जा, मेरा मेरा पूरा सिर घूम रहा है यार। मीरा उसे रोकते हुए कहती है, तो सोनू रुक जाती है। चल अब पार्टी देना अच्छी वाली। मीरा बोल ही रही थी कि तभी कैबिन का डोर नॉक होता है और मीरा अंदर आने की परमिशन दे देती है। अंदर एक होटल में काम करने वाला वर्कर आता है। मैम, आज शाम के स्टेज शो में डांस परफॉर्मेंस के लिए जो डांसर आने वाली थी वो आ गई है, वो आपसे मिलना चाहती है। वो वर्कर मीरा से बोलता है, ठीक है तुम उनको रूम में लेकर आओ, मैं अभी आती हूँ। मीरा उससे कहती है, ओके मैम। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। चल मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ, अभी ना बहुत काम है। ये बोलकर मीरा वहां से चली जाती है। इधर रुद्र अपने कमरे में आता है और अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंकता है और अपनी शर्ट के बटन को ओपन करते हुए सीधा बाथरूम में चला जाता है। रुद्र शावर चलाकर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। रुद्र अपनी आंखें बंद करता है तो उसकी आंखों के सामने मीरा का चेहरा घूमने लगता है। उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ मीरा ही चल रही थी। उसकी आंखें, उसके होंठ, उसकी कमर, मीरा की खूबसूरती। इस वक्त मीरा उस पर किसी नशे की तरह हावी हो गई थी। मीरा के बारे में सोचते ही रुद्र की पूरी बॉडी गर्म होने लगती है। शावर का ठंडा पानी भी उसके शरीर की गर्मी को शांत नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक लड़की उसे इस कदर कैसे इफेक्ट कर सकती है। रुद्र कुछ देर शावर लेकर बाहर आता है। वो अपना फोन उठाकर रोहित को कॉल करता है और उसे तुरंत अपने कमरे में बुलाता है। रोहित इतनी तेजी से उसके कमरे में आते हैं कि जैसे उसके पर लग गए हो और वो उड़कर उसके पास आ गया हो। रोहित, अभी कुछ देर पहले जो लड़की नील के रूम में आई थी, मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रात तक चाहिए। रुद्र सोफे में बैठते हुए कहता है, यस सर। रोहित ये बोलकर चला जाता है। रोहित कमरे से बाहर निकलने के बाद कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। आज तक लड़कियां अपने आप रुद्राक्ष सर के पास आई हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आज सर ने खुद किसी लड़की के बारे में पूछा है। रोहित अपने मन में कहता है। रात का वक्त मीरा हॉल में पार्टी की अरेंजमेंट देख रही थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अक्सर यहाँ पर बड़े बड़े वीआईपीज लोग अपनी रातों का लुत्फ उठाने के लिए आते थे। थोड़ी देर में वहाँ पर लोग आने शुरू हो जाते हैं। मीरा देखती है कि बड़ी उम्र के आदमी, जिनके साथ उनकी बेटी की उम्र की लड़कियां जो ऐसे कपड़े पहनकर आई थी जो सिर्फ उनके तन को ढकने का काम मजबूरी में कर रहे थे। उन लड़कियों को देखकर मीरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। पार्टी हॉल में उस होटल में रुकने वाले अमीर और अय्याशी करने वाले इंसान थे। वे सभी इस वक्त पार्टी हॉल में मौजूद थे। महंगी शराब, नाच गाना, सब कुछ उनके मनोरंजन के लिए यहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद थी। मीरा को इन सबके बीच मजबूरी में रुकना पड़ रहा था। आशीष ये सब कुछ खुद हैंडल करता था, लेकिन आज मीरा को अचानक से ये खबर मिली कि कुछ वीआईपी कस्टमर की डिमांड पर यहाँ सब कुछ ऑर्गेनाइज किया गया था। वहाँ नील और उसके दोस्त भी पहुंचते हैं और आते साथ ही बुरी तरह से शराब के नशे में डूबने लगते हैं। फिर वे सभी वहाँ जाते हैं जहाँ एक लड़कियों का ग्रुप डांस परफॉर्मेंस कर रहा था। उन सभी ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे। उसमें एक लड़की सबसे आगे परफॉर्म कर रही थी। ये वही लड़की थी जो डांस करने के लिए आई थी और उसका नाम मेघा था। नील और उसके दोस्तों की नजर मेघा पर जाती है। उनकी नजरों में मेघा को देखकर एक हवस भरी चमक आ जाती है। वो सभी उस लड़की को भद्दे भद्दे इशारे करने लगते हैं, जिससे मेघा असहज होने लगती है और नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद पार्टी में फुल एटीट्यूड और रॉयल अंदाज में रुद्र की एंट्री होती है। नील की नजर जैसे ही उस पर जाती है, वो रुद्र के पास आकर उसे भी ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन रुद्र उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस पहने हुए, बहुत डार्क मेकअप, हाई हील्स पहने हुए आलिया बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में एंट्री करती है। अंदर आते ही उसे जिसकी तलाश थी वो उसे अपने सामने मिल ही जाता है। रुद्र को देखते हुए आलिया जल्दी से उसके पास चली जाती है। हेलो रुद्राक्ष, आलिया उसके सामने आते हुए कहती है। रुद्र उसके हेलो का रिस्पॉन्स करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर दूसरी तरफ से आती हुई मीरा पर पड़ती है और उसकी नजरें उस पर जम सी जाती है। रुद्र फिर से मीरा को देखते ही रह जाता है। उसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि कितनी देर से आलिया ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया हुआ है। रुद्राक्ष, आलिया उसे आवाज देती है। तब जाकर रुद्र अपने सेंस में आता है और वो अपना हाथ आगे करके आलिया से हाथ मिलाता है। रुद्राक्ष, मुझे आपसे बात करनी है, तो क्या आप फ्री हैं? आलिया एक्स्ट्रा मुस्कुराते हुए कहती है, ओके, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। रुद्र अपने एरोगेंट नेचर में बोलता है। मेघा जैसे ही अपना डांस खत्म करके अपने रूम की तरफ जा रही होती है, तभी नील और उसके दोस्त उसका पीछा करने लगते हैं।
मेघा अपने रूम का डोर ओपन करने वाली ही होती है, तभी पीछे से उसके मुंह को भींचकर बंद कर लेता है, जिससे वो चिल्ला ना सके। ये नील का दोस्त रॉनी था। रॉनी जल्दी से मेघा को उठाकर नील के कमरे में ले आता है। इधर से रुद्र का असिस्टेंट रोहित वहाँ से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर उन पर जाती है। वो रॉनी को मेघा को किडनैप करते हुए देख लेता है। इधर मेघा को उसकी पेमेंट देने के लिए मीरा उसको ढूंढते रहती है, पर मेघा उसे कहीं भी नहीं मिलती। उसके साथ की लड़कियों से पूछने पर सिर्फ उसे ये पता चलता है कि वो अपने रूम की तरफ गई थी। मीरा उस ओर जाने लगती है कि अचानक वो सामने से आते हुए एक वेटर से टकरा जाती है। अब सॉरी सॉरी मीरा उसे बोलती है, लेकिन तभी उसकी नजर वेटर के हाथों में शराब की बोतल पर जाती है, तो वो कुछ सोचने लगती है। आप कौन से रूम नंबर में जा रहे हैं? मीरा उसको देखते हुए कहती है। मैम मैं रूम नंबर 226 में जा रहा हूँ, वेटर कहता है। ये सुनते ही मीरा के जहन में कल उस रूम में वेटर की पिटाई और रुद्र की याद आ जाती है। फिर से कोई गड़बड़ी तो ना हो, इसीलिए वो खुद वेटर के साथ जाने का फैसला करती है। मीरा और वो वेटर रूम नंबर 226 की तरफ चले जाते हैं। इधर रोहित जल्दी से पार्टी हॉल में आता है और वो नील के मेघा को उठा ले जाने की बात रुद्र को बता देता है। ये सुनकर रुद्र को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि रुद्र ने कभी किसी लड़की को उसकी इजाजत के बगैर उन्हें छुआ तक नहीं था। उसे नील की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। एक्सक्यूज मी, रुद्र ये बोलकर पार्टी हॉल से बाहर निकलकर नील के कमरे की तरफ चले जाता है। नील और उसके दोस्त मेघा को जबरदस्ती उठाकर नील के रूम में ले आते हैं। रॉनी उसे लाकर सीधा बेड पर पटक देता है। मेघा उनसे बचने के लिए बहुत चीखती चिल्लाती है, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो एक अकेली लड़की और उसके सामने 4 हट्टे कट्टे आदमी थे। नील आगे आकर मेघा को छूने ही वाला था कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। नील का दोस्त ये समझकर दरवाजा खोलने के लिए जाता है कि वहाँ वेटर होगा। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वो चौंक कर रह जाता है, क्योंकि उसके सामने दरवाजे पर बेहद गुस्से में रुद्र खड़ा था। क्या रुद्र को मीरा पहली ही नजर में भा गई थी? आखिर मीरा, रुद्र, नील और उनके दोस्तों के साथ कैसे डील करेगी? जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 5, इश्क की दीवानगी। नील का एक दोस्त ये समझकर दरवाजा खोलने के लिए जाता है कि वहाँ वेटर होगा। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, तो वो चौंक कर रह जाता है, क्योंकि उसके सामने दरवाजे पर बेहद गुस्से में रुद्र खड़ा था। नील पीछे से देखता है कि दरवाजे पर रुद्र है, तो वो मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष, आजा, तू भी हमें ज्वाइन कर ले, सारे दोस्त मिलकर मजे करेंगे। ये बोलकर नील भद्दी हंसी हंसने लगता है। रुद्र अपनी एक नजर डरी सहमी मेघा पर डालता है। उसकी हालत देखकर रुद्र अंदर आकर गुस्से से नील को पकड़कर उसके मुंह पर एक पंच मारता है, जिससे नील दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह के कोने से खून आने लगता है। रुद्र जल्दी से मेघा की ओर जाता है। रुद्राक्ष, ये क्या हरकत है? नील खड़े होकर गुस्से में बोलता है। रुद्र जो मेघा का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करता है। नील की बकवास सुनकर रुद्र उसे जवाब देने वाला होता ही है कि तभी उसके कमरे में मीरा आ जाती है। वो कमरे में उन सभी कमीने लड़कों को एक साथ देखती है, तभी उसकी नजर मेघा पर पड़ती है। मेघा के बाल बिखरे हुए, रोने की वजह से चेहरे पर काजल फैला हुआ, कपड़े पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए थे। मेघा की ऐसी हालत देखकर मीरा सख्ते में आ जाती है। वो सभी लड़कों को देखकर समझ जाती है कि यहाँ क्या हो रहा था। मीरा का ध्यान रुद्र पर जाता है, जिसने इस वक्त मेघा को कंधों से पकड़ा हुआ था। उसे मेघा के पास ऐसे देखकर मीरा को गलतफहमी हो जाती है कि रुद्र ने मेघा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे रुद्र पहले ही मुलाकात में सही नहीं लगा था। दूसरी ओर रुद्र हैरानी से मीरा को देख रहा था। मीरा तुरंत बेड से चादर उठाती है और मेघा के पास जाकर उसे पूरी तरह कवर कर देती है। फिर मीरा अचानक से रुद्र की तरफ मुड़ती है। इससे पहले कि कोई कुछ कहे या कुछ कोई समझ पाता, मीरा गुस्से में रुद्र के गाल पर थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ की गूंज उस कमरे के साथ कॉरिडोर में भी गूंज जाती है और थप्पड़ की वजह से रुद्र का चेहरा दूसरी ओर हो जाता है। वहाँ खड़े सभी लोग सख्ते में आ जाते हैं। रोहित का मुंह तो लगभग इतना खुल जाता है कि सारी दुनिया उसमें समा जाए। सभी अपनी आंखों को फाड़े कभी मीरा को देख रहे थे तो कभी रुद्र को। मीरा को छोड़कर वहाँ खड़े सभी लोगों को पता था कि मीरा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें पता है कि तुमने किसे थप्पड़ मारा है? रुद्र अपना चेहरा मीरा के सामने करते हुए अपने दांतों को भींचते हुए कहता है। रुद्र की आंखें इस वक्त गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था। इस वक्त वो एक डेविल की तरह लग रहा था। रुद्र पर आज तक किसी ने उंगली उठाने की कोशिश तक नहीं की थी, क्योंकि रुद्र अपने आप में मौत का दूसरा नाम था। लेकिन मीरा ने तो उसे सीधा थप्पड़ ही मार दिया था, जिसमें रुद्र की कोई गलती थी ही नहीं। मीरा भी उसे देखकर सहम जाती है, लेकिन वो अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने देती। उसे बस इस वक्त रुद्र एक गलत इंसान लग रहा था। मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, और मुझे जानना भी नहीं है कि आप कौन है, लेकिन आपने जो घटिया हरकत की है इस लड़की के साथ या करने की कोशिश की है ना, उसे तो यही साबित होता है कि आप कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हैं। आपकी इस हरकत के लिए आप ये थप्पड़ डिजर्व करते हैं, और शायद इससे भी बहुत ज्यादा। मीरा गुस्से में रुद्र की आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है। मीरा के शब्द सुनकर रुद्र अपना सब्र खोता ही जा रहा था। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वो चाह कर भी मीरा को हर्ट नहीं कर पा रहा था। इधर मेघा जो अभी भी हैरान खड़ी थी, वो समझ जाती है कि मीरा को कुछ गलतफहमी हुई है। वो मीरा को समझाना चाहती, लेकिन मीरा इतने गुस्से में थी कि कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। वो ये लड़की यहाँ डांस करने आती है, ना कि अपना जिस्म बेचने। हाँ, ये छोटे कपड़े पहनती है क्योंकि इसे आप जैसे लोगों को खुश करना होता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी ने आपको उसे छूने की या आपको उसके साथ जबरदस्ती करने की पूरी छूट दे दी हो। ये इस काम के लिए मजबूर है। ऐसा करके इन्हें पैसा मिलता है, तब जाकर इन जैसे लोगों के घर में चूल्हा जलता है और इनका पेट भर पाता है, क्योंकि हर कोई आपके जैसे रईस पैदा नहीं होता है। मीरा गुस्से में बोलती ही जा रही थी। बस
एक लफ्ज और नहीं। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब तुम अपने कान खोलकर मेरी बात सुनो। तुमने ये जो थप्पड़ मुझे मारा है ना, बहुत जल्द ही तुम्हें इसका अंजाम पता चलेगा कि तुमने किस पर हाथ उठाया है। आई स्वेयर, ये जानने के बाद तुम बहुत ज्यादा पछताओगी। ये बोलकर रुद्र गुस्से से वहां से चला जाता है। रुद्र की आवाज सुनकर मीरा अंदर तक सहम जाती है। एक बार को तो रुद्र की आंखों में उसे सच्चाई दिखाई देती है, लेकिन इसे वो नकार देती है और वहां से मेघा को अपने साथ लेकर चली जाती है। रुद्र का कमरा। रुद्र शर्टलेस ट्राउजर पहने कमरे की बालकनी में खड़ा होकर स्मोक कर रहा था। उसके गाल पर मीरा के थप्पड़ का निशान पूरा लाल हो चुका था। रुद्र को सिगरेट की तलब तभी लगती थी जब उसका मन कहीं नहीं लगता हो, या वो बहुत ज्यादा टेंस्ड होता था तब। आज अपने अंदर के गुस्से को दबाने के लिए रुद्र ने पूरे 3 पैकेट सिगरेट खत्म कर लिए। रुद्र वहीं टेबल पर रखी एक फाइल को उठाता है और उसे खोल कर देखता है। ये वही फाइल्स थी जिसमें उसने मीरा की सारी इन्फॉर्मेशन रोहित से मंगाई थी। फाइल को पढ़कर रुद्र उस फाइल को एक टेबल पर रख देता है। तुम एक ऐसी पहली लड़की हो जिसने मेरी यानी रुद्राक्ष सिंह राठौर की आंखों में आंखें डालकर बात की है। कोई मेरे सामने खड़े होने तक की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन तुमने तुमने मुझे सीधा थप्पड़ ही मार दिया। अब इस थप्पड़ का हिसाब तुम्हें बहुत जल्दी देना होगा। जल्दी ही तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि रुद्र सिंह राठौर कौन है। रुद्र सिगरेट का धुआं मुंह से छोड़ते हुए कहता है और एक डेविल स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है। इधर मीरा एक रूम में मेघा को लेकर आती है। मीरा उसे पीने के लिए पानी देती है। मेघा पूरी तरह से डरी हुई थी। वो अपने कांपते हुए हाथों से पानी का ग्लास लेकर एक ही सांस में पी जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर मीरा को बहुत दुख हो रहा था। मीरा को रह रहकर रुद्र पर गुस्सा आ रहा था। कितनी घटिया और बेशर्म इंसान है। इंसान नहीं जानवर है, और वो सबसे बड़ा जानवर है। बेशर्मी की हद तो देखो। उसे इतना कुछ किया और सब कुछ करके मुझे ही धमकी दे रहा था। मीरा गुस्से में बोल रही थी। नहीं मैम, आप गलत समझ रही हैं। जिन्हें आपने थप्पड़ मारा था वो वहां मुझे बचाने के लिए आए थे। अगर वो सर समय पर नहीं आते ना तो आज मेरे साथ बहुत बुरा हो जाता। इतना कहकर मेघा रोने लगती है। मीरा इतना सुनते ही दंग रह जाती है। मतलब रुद्र की कोई गलती नहीं थी? मैंने ये क्या कर दिया? उसने बिना कुछ जाने किसी को थप्पड़ मार दिया था। मीरा को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। तुम रो मत, चुप हो जाओ। ये कपड़े पहन लो और ये तुम्हारे पैसे हैं, और तुम आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह अपने घर चले जाना। मीरा उसे ये बोलकर कमरे से बाहर आ जाती है। मीरा, ये तूने क्या कर दिया? बिना कुछ पता किए सीधा गाल पर जाकर चिपका दिया। वैसे भी वो शैतान खूंखार लग रहा था। अब क्या करूं महादेव, क्या करूं? एक काम करती हूँ, कल सुबह होते ही सबसे पहले उससे माफी मांग लूंगी। अब गलती की है तो माफी भी मांगनी पड़ेगी। मीरा चलते हुए मन ही मन कहती है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। भाग 6, इश्क की दीवानगी। सुबह का वक्त, होटल में। मीरा ने तय कर लिया था कि आज वो रुद्र से माफी मांगकर इस मैटर को यहीं खत्म कर देगी। मीरा जानती थी कि गलती उसकी है और उसने ही बिना सोचे समझे रुद्र को थप्पड़ मार दिया था। इसीलिए वो कल रात से ही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि रुद्र से माफी कैसे मांगे। उसे रात को यही सब सोचते हुए बहुत मुश्किल से नींद आई थी। ये सोचते हुए मीरा कॉरिडोर से जा रही थी कि दूसरी तरफ उसके सामने से आलिया आ रही थी। वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है कि आलिया उससे टकरा जाती है और मीरा से टक्कर होने की वजह से आलिया ही जमीन पर गिर जाती है। इधर आलिया से टकराते ही मीरा अपनी सोच से एकदम बाहर आ जाती है। इधर आलिया के नीचे गिरते ही चीख निकल जाती है। उसे दर्द हो रहा था। उसे मीरा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। आलिया कल रात से गुस्से में पागल हो रही थी क्योंकि कल रात पार्टी में रुद्र ने उसे बिना कुछ कहे और बिना उससे मिले वहां से चला गया था। इसीलिए आलिया सुबह होते ही रुद्र से मिलने के लिए होटल आई थी। आलिया का सारा ध्यान अपने मोबाइल में था, इसीलिए वो सामने से आती हुई मीरा को नहीं देख पाती है और मीरा से टकरा जाती है। लंबी हील्स पहनने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर जाती है। आई एम सॉरी। मीरा की गलती ना होते हुए भी आलिया को वो सॉरी बोलती है। What the hell? Are you blind? देखकर नहीं चल सकती हो? आलिया जमीन से उठते हुए मीरा पर चिल्लाती है। आलिया की एक पैर की सैंडल की हील्स टूट चुकी थी। उसके चिल्लाने की वजह से आसपास के लोग भीड़ लगाकर उन्हें देखने लगते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मैं आपसे नहीं, आप मुझसे टकराई थी क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था। फिर भी उल्टा मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ी गलती मेरी भी थी, लेकिन शायद आप इस लायक नहीं है। वो कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। मीरा गुस्से में आलिया को बोलती है क्योंकि मीरा को उसके बोलने के तरीके से गुस्सा आ जाता है। You down market girl, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? What are you saying, हाँ? कुत्ता घी? आलिया चीख कर मीरा से बोलती है और उसे मारने के लिए अपना हाथ उठा देती है। वैसे ही जैसे आपकी हिम्मत हुई मुझसे बदतमीजी करने की, जैसे को तैसा, समझी मिस चिड़चिड़ी? मीरा उसे जवाब देते हुए उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेती है। You servant, तुम्हारे होटल में इस तरीके से मेहमानों से बात करते हैं? तुम्हारे होटल के ओनर ने तुम्हें सिखाया नहीं कि मेहमानों से कैसा बिहेव करना चाहिए, हाँ? आलिया गुस्से में बोलती है। वो अपने हाथ को मीरा की मजबूत पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है। मीरा ने उसकी कलाई को बहुत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आलिया को दर्द होने लगता है। मेहमानों से किस तरह से बात करनी चाहिए ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि हमारे भारत में अतिथि भगवान के समान होते हैं। आपकी जैसी चुड़ैल नहीं, इसलिए आपसे तमीज सीखने की मुझे तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। पर वो क्या है ना, अगर सामने वाला इंसान ही ना हो
बल्कि कोई अड़ियल हो, बेकाबू सांड हो तो उसे ऐसे ही काबू में किया जाता है। ये बोलकर मीरा उसके हाथ को मोड़कर उसकी कमर से लगा देती है, जिससे आलिया की दर्द चीख में बदल जाती है। फिर मीरा उसके हाथ को एकदम झटके से छोड़ देती है, जिससे आलिया उसे दूर होकर गिरते हुए बचती है। आज के बाद सामने वाले से तमीज और इज्जत के साथ पेश आना। मीरा ये बोलकर अपने हाथों को झाड़ती हुई वहां से चली जाती है। मुझसे उलझना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें, आलिया बहुत गुस्से में अपने मन में ही कहती है और पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है, क्योंकि उसकी सैंडल भी टूट चुकी थी और उसका हुलिया और मेकअप दोनों खराब हो गया था। इस हालत में वो रुद्र से मिल नहीं सकती थी, इसीलिए वो बिना रुद्र से मिले होटल से चली जाती है। एक तो उस गुस्सेल के बारे में सोच सोच कर सुबह से वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब पता नहीं कहां से पगलेट आ गई, रहा सहा दिमाग इसी ने खराब कर दिया। हे महादेव, पता नहीं आज सुबह सुबह मैंने किसका चेहरा देखा था। मीरा चलते हुए अपने आप से ही बात कर रही थी। रुद्र का कमरा। रुद्र अभी सोकर उठा था और वो ट्राउजर में और शर्टलेस था। कल रात बहुत मुश्किल से उसे नींद आई थी, क्योंकि वो हर पल सिर्फ और सिर्फ मीरा के बारे में ही सोच रहा था। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ वो रहा, कितनी लड़कियां उसकी लाइफ में आई और गई, पर किसी लड़की ने उसे इतना इफेक्ट नहीं किया था जितना मीरा उसे कर रही थी। उसे बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी। रुद्र का दिल बार बार मीरा से मिलना चाह रहा था। वो इस फीलिंग को समझ ही नहीं पा रहा था। तभी उसके कमरे में कोई दरवाजा नॉक करता है। रुद्र उठकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर रोहित था और उसके साथ में वेटर था, जो रुद्र के लिए ब्रेकफास्ट लाया था। रोहित और वेटर कमरे के अंदर आते हैं। वेटर वहाँ ब्रेकफास्ट रखकर चला जाता है। आधे घंटे में मुझे इस होटल के मैनेजर के बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए, रुद्र कॉफी पीते हुए अपने एरोगेंट भरी आवाज में बोलता है। यस सर, रोहित ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद मीरा नर्वस और थोड़ी सी डरी हुई हालात में रुद्र के कमरे के सामने खड़े हो जाती है। उसके दरवाजे को खटखटाने का बिल्कुल भी उसमें हिम्मत ही नहीं था। वो बार बार दरवाजे को खटखटाने के लिए हाथ आगे करती, लेकिन उतनी ही दुगनी स्पीड से वो अपने हाथों को पीछे खींच लेती थी। मीरा, मीरा डर मत, महादेव का नाम ले और अंदर चली जा। सिर्फ सॉरी ही तो बोलना है, इंसान ही तो है, कोई शेर थोड़ी ना है जो तुझे खा जाएगा। इसीलिए ना तू शांत हो जा, शांत हो जा। जोर से बोल, हर हर महादेव। मीरा मन में अपने आप को हिम्मत देती है और कमरे के दरवाजे को खटखटाती है। कम इन। मीरा को अंदर से रुद्र की आवाज आती है। आवाज सुनकर मीरा कांपते हुए हाथों से रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली आती है। रुद्र इधर कुछ मिनट पहले नहाकर बाथरूम से बाहर आया था। इस वक्त वो पैंट और शर्ट पहन रहा था, लेकिन उसकी शर्ट के सारे बटन्स खुले थे, जिससे रुद्र की परफेक्ट चेस्ट और उसके एब्स साफ दिख रहे थे। इस वक्त रुद्र और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। मीरा अपने सामने जैसे ही रुद्र को देखती है, वो और ज्यादा नर्वस हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। मीरा अपने आप को शांत करने की लाख कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल किसी बुलेट ट्रेन की तरह तेजी से धड़क रहा था। मीरा अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी बात कहां से शुरू करे और कैसे शुरू करे। इधर ठीक इससे उलट रुद्र जब मीरा को देखता है तो फिर से वो मीरा की खूबसूरती में खो जाता है। वो कल से इसी चेहरे को तो अपने सामने देखना चाहता था। उसके कदम अपने आप ही धीरे धीरे मीरा की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही मीरा उसे अपने पास आते हुए देखती है, वो और भी ज्यादा घबराने लगती है। मीरा, यहाँ से निकल ले, लगता है आज तेरे ग्रह नक्षत्र सभी किसी गलत दिशा में बैठे हैं, मीरा अपने मन में कहती है। मीरा वहां से जाने के लिए पीछे की ओर मुड़ती है कि तभी रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। मीरा झटके से उसके सीने से आ लगती है। मीरा का चेहरा उसकी खुली चेस्ट से सटा हुआ था। मीरा अपना चेहरा ऊपर करके रुद्र को देखती है। रुद्र उसे अपनी नशीली आंखों से निहार रहा था, लेकिन मीरा को उसकी इस हरकत से गुस्सा आ जाता है। ये इंसान माफी के लायक है ही नहीं, ये क्या बदतमीजी है। मीरा उसे देखकर गुस्से से कहती है। मीरा खुद को रुद्र की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। इधर रुद्र को मीरा की बातें और उसका खुद से दूर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा पहली बार था जब उसे ऐसी लड़की मिली थी जो खुद उसके पास आना नहीं चाहती थी। मीरा की ये बात रुद्र को बहुत गुस्सा दिला देती है। मीरा उसे कैसे इग्नोर कर सकती है। मैंने कहा छोड़िए मुझे मिस्टर राठौर, शायद कल का थप्पड़ भूल गए हैं आप। मुझे लगा था कल शायद मैंने आपको गलती से थप्पड़ मार दिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने सही किया, आप हैं इसी लायक। मीरा उसे अपने आप से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है। मीरा की थप्पड़ वाली बात सुनते ही रुद्र का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसकी ये बात सुनकर मीरा का मारा हुआ थप्पड़ उसे याद आ जाता है, जिससे रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। मीरा उसकी आंखों को देखकर सहम जाती है। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, तुम जानती हो मुझे, आज तक किसी ने हाथ लगाना तो दूर, किसी ने उंगली लगाने तक की हिम्मत नहीं की है, और तुमने मुझे सीधा थप्पड़ मार दिया। मैं उस थप्पड़ का बदला तो तुमसे लेकर रहूंगा। तुम्हारी जिंदगी में अब से और जो आगे होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये बोलकर रुद्र गुस्से से मीरा को पीछे दीवार से लगा देता है। उसके ऐसा करने पर मीरा डरते हुए उसे देखती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, अगले ही पल उसकी गुलाबी होठों को रुद्र अपने होठों की गिरफ्त में ले चुका था। रुद्र के ऐसा करते ही मीरा की आंखें हैरानी से फैल जाती है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। मीरा तुरंत अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में रुद्र के सीने पर मुक्कों की बरसात कर देती है, लेकिन इसके ठीक उलट रुद्र की पकड़ मीरा के होठों पर बढ़ती ही जाती है। वो मीरा को पैशनेटली किस करने लगता है। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि रुद्र अपना गुस्सा मीरा के होठों पर निकाल रहा है। वो और मजबूती से मीरा की कमर को पकड़ लेता है। मीरा अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसके मुलायम हाथों के मुक्कों का रुद्र की हार्ड चेस्ट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रुद्र उसके होठों पर बाइट कर लेता है, जैसे वो बताना चाह रहा हो कि उसे मीरा पर कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसे उसके किए की सजा दे रहा था। रुद्र का ऐसा करते ही दर्द की वजह से मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
जैसे ही रुद्र को अपने चेहरे पर मीरा के आंसू महसूस होते हैं, वो उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त से आजाद कर देता है। मीरा उससे अलग होते ही रुद्र को धक्का देती है, जिससे रुद्र ज्यादा दूर तो नहीं, कुछ दूर जरूर हो जाता है। आप सच में बेशर्म घटिया बदतमीज इंसान है। मैं यहाँ पर आपसे अपनी कल की हुई गलती के लिए माफी मांगने आई थी, लेकिन मैं गलत थी क्योंकि क्योंकि आप इसके लायक है ही नहीं। मीरा ये बोलकर वहां से भागकर चली जाती है। रुद्र बस वहां खड़ा होकर दरवाजे की तरफ देखता रह जाता है। मीरा की बातों से रुद्र को रियलाइज होता है कि उसने अपने आप पर काबू क्यों नहीं किया। वो मीरा को देखते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो ऐसे कैसे कर सकता है, रुद्र को खुद भी नहीं मालूम था। उसने मीरा को किस क्यों किया। वो किसी लड़की को उसकी इजाजत के बगैर छूता तक नहीं था, लेकिन मीरा में ऐसा क्या था जो उसे सबसे अलग बना रहा था। जब से उसने मीरा को देखा था, वो उसे देखकर एकदम मदहोश सा हो गया था। उसे देखते ही उसका खुद पर कोई काबू नहीं रहा। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 7, इश्क की दीवानगी। रुद्र के कमरे से निकलकर मीरा भागते हुए लिफ्ट के अंदर चली जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें वो लगातार पोंछ रही थी। लिफ्ट के अंदर इस वक्त कोई नहीं था। वो लिफ्ट सिर्फ होटल के स्टाफ के लिए यूज होती थी। लिफ्ट के अंदर मीरा दीवार से लगकर रोते हुए नीचे बैठ जाती है। उसे वो लम्हा याद आने लगता है जब रुद्र ने उसे जबरदस्ती किस किया था। मीरा गुस्से से अपने होठों को हाथों से रगड़ने लगती है, जैसे वो रुद्र की छुअन को अपने होठों से मिटा देना चाहती हो। मीरा इतनी बेरहमी से अपने होठों को रगड़ रही थी कि उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल जाती है, क्योंकि रुद्र ने मीरा को किस करते हुए उसके होठों पर बाइट कर दिया था, जिससे कट हुए जगह पर छूते ही मीरा के होठों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो धीरे से अपनी उंगलियों से अपने होठों को उसी जगह पर छूती है। इस पल उसे रुद्र से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। कुछ देर बाद लिफ्ट नीचे वाले फ्लोर पर आ रुकती है। मीरा रोते हुए लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने कैबिन की तरफ जाने लगती है। तभी उसे बीच रास्ते में सोनू मिल जाती है। मीरा उसे देखकर जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगती है, लेकिन सोनू उसे अपने आंसुओं को पोंछते हुए देख लेती है। लेकिन मीरा का चेहरा उसकी हालत साफ बता रहा था। मीरा की ऐसी हालत देखकर सोनू घबरा जाती है। सोनू जल्दी से मीरा के पास आती है। क्या हुआ मीरा, तू 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 रो रही है, लेकिन क्यों, क्या हुआ बता। सोनू उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए मीरा से पूछती है। सोनू के यूं पूछने पर मीरा का सब्र जवाब दे जाता है और मीरा तुरंत सोनू के गले से लगकर रोने लगती है। सोनू अब बहुत ज्यादा घबरा जाती है। सोनू के पूछने पर भी मीरा कुछ नहीं बता रही थी, वो सिर्फ लगातार रोए जा रही थी। सोनू उसकी पीठ को प्यार से सहलाकर उसे शांत करने लगती है। तब जाकर कुछ हद तक मीरा शांत होती है। सोनू उसे कैबिन के अंदर ले जाती है। वो दोनों सोफे पर बैठ जाती है और मीरा अपने आंसुओं को पोंछकर सोनू की तरफ देखती है। मीरा, क्या हुआ, बता ना, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। सोनू परेशान होते हुए कहती है। सोनू, कल वो मीरा उसे सारी बात बताना शुरू कर देती है। मीरा उसे कल रुद्र के होटल आने, नील और उसके दोस्तों की मेघा के साथ बदतमीजी, मीरा का रुद्र को थप्पड़ मारना, मेघा से रुद्र के बारे में सच पता चलना, और आज मीरा जब रुद्र के कमरे में माफी मांगने गई तो रुद्र का उसे जबरदस्ती किस करना। मीरा कल से अब तक की एक एक बात सोनू को बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद सोनू को रुद्र पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी तुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा किया तूने उसके गाल पर थप्पड़ बजा दिया तो, बल्कि मैं तो कहती हूँ उस घटिया इंसान का ना तुझे और 2-3 थप्पड़ और मारना चाहिए था। सोनू गुस्से में कहती है। सोनू, जब जब मुझे पता चला था कि मेरी गलती थी तो उससे माफी मांगने के लिए मैं उसके कमरे में गई थी, पर वो इंसान इसके लायक ही नहीं था। मैंने उससे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से इस होटल का नाम खराब हो। ये होटल आशीष भाई का गुरूर है और मैं उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत उम्मीद से इस होटल की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैंने तय कर लिया है, अब जब तक मिस्टर राठौर इस होटल में है मैं उनसे दूर ही रहूंगी। मुझे मुझे उस इंसान की शक्ल तक नहीं देखनी है। मीरा उसका हाथ पकड़कर नम आंखों से कहती है। सही कह रही है तू मीरा, मैंने भी न्यूज में रुद्र सिंह राठौर का बहुत नाम सुना है। वो बहुत ताकतवर इंसान है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो चाहे तो पल भर में हमारा और इस होटल का नामो निशान तक मिटा देगा और कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन तू भी मिस्टर राठौर के साथ जो की ना वो बिल्कुल ठीक था। सोनू से समझाते हुए कहती है। सोनू, तू चिंता मत कर, जितने दिन वो यहाँ है ना मैं उनसे दूर ही रहूंगी। इसी में सबकी भलाई है। मीरा उसे बेफिक्र करते हुए कहती है। यही सबके लिए ठीक रहेगा, सोनू कहती है। उसके बाद सोनू अपने काम के लिए निकल जाती है और मीरा कुछ देर पहले जो हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपने कमरे में अपने हाथ में रेड वाइन का ग्लास लिए हुए रूम की बड़ी सी विंडो के पास खड़ा होकर बाहर देखता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। तभी उसके कमरे का डोर नॉक होता है और रुद्र कमरे के अंदर आने की परमिशन देता है। उसकी परमिशन मिलने पर रोहित रूम के अंदर आता है। रुद्र की बैग रोहित की ओर होती है। रोहित उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। सर, आज आपकी लंदन वाले क्लाइंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, रोहित बोलता है। रुद्र वाइन की एक सिप लेकर बाहर आते हुए देखते हुए कहता है। और सर, उसके बाद कुछ फाइल्स को रिव्यू करके ना साइन भी करना है, रोहित फिर से बोलता है। रुद्र फिर से इतना ही बोला। सर, ये इन्फॉर्मेशन है जिसे आपने लाने के लिए कहा था, रोहित फाइल देते हुए रुद्र को कहता है। रुद्र बिना कुछ कहे पीछे की ओर मुड़कर रोहित से फाइल लेता है और फाइल खोलकर उसे देखने लगता है। सर, इस होटल के ओनर आशीष दीक्षित है। उनका ये होटल बनारस के जाने माने होटल्स में आता है। फिलहाल मिस्टर दीक्षित यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो अपने किसी काम से दिल्ली गए, इसीलिए वो इस होटल की जिम्मेदारी यहाँ पर जो रिसेप्शन पर काम करती है ना, वो मिस मीरा त्रिपाठी, उसे दे दी है। मिस्टर दीक्षित मिस मीरा को अपनी बहन मानते हैं और मिस मीरा भी उन्हें अपना भाई मानती है। रोहित फिर आशीष के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताता है।
रोहित जो भी बोल रहा था रुद्र उसे बहुत ध्यान से सुन रहा था और साथ में उसकी नजरें फाइल पर भी बनी हुई थी। सर, चॉपर रेडी है, कल सुबह हम यहाँ से मुंबई के लिए निकलेंगे। रोहित उसे बताता है, नो, हम अभी मुंबई नहीं जा रहे हैं, अभी मैं कुछ दिन और यहाँ पर रुकूंगा। मेरी जितनी भी मीटिंग्स है उन्हें पोस्टपोन कर दो और जो ज्यादा जरूरी है उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अरेंजमेंट करो। रुद्र अपने रेड वाइन को पीते हुए कहता है, यस सर, हो जाएगा। ये बोलकर रोहित वहां से चला जाता है। मिस मीरा त्रिपाठी, आई डोंट नो बट तुम में कुछ तो खास है और तुम्हारी ये खासियत मुझे तुम्हारे पास आने पर मजबूर कर रही है। कुछ तो है तुम में जो सबसे अलग और खास बनाती है तुम्हें। मेरे सामने लोग अपनी आंखें नीचे करके बात करते हैं, लेकिन तुम पहली ऐसी इंसान हो जिसने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात की है। लड़कियां मुझसे मिलने के लिए मेरी एक नजर के लिए तरसती है, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं तुम्हारे पास जाने से खुद को रोक नहीं पाता हूँ। तुम मिस मीरा त्रिपाठी, अब तुम्हें और करीब से जानना है और इसके लिए मुझे यहाँ पर रुकना ही होगा। रुद्र आसमान की तरफ देखते हुए मन में कहता है। इधर नील और उसके दोस्तों को रुद्र ने आज के आज मुंबई वापस जाने का फरमान सुना दिया था। वो सारे ही जल्दी से अपना सामान पैक करके मुंबई वापस जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रुद्र से कुछ कह सके या उसके अगेंस्ट जा सके। वो सभी इसका अंजाम बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए वो सभी मुंबई वापस लौट जाते हैं। दोपहर का वक्त, मीरा होटल के हॉल में कुछ वेटर्स और होटल के स्टाफ्स को उनका काम बताकर समझा रही थी। शायद मीरा उन्हें कुछ मेन्यू के बारे में बता रही थी। तभी रुद्र तैयार होकर अपना एक हाथ पॉकेट में डाले लिफ्ट से बाहर आता है। लिफ्ट से बाहर आते ही रुद्र की नजर सामने कुछ लोगों से बात कर रही मीरा पर जाती है। मीरा बात करते वक्त मुस्कुरा रही थी। रुद्र फिर से मीरा को देखते ही उसकी हंसी उसके चेहरे में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि आलिया कब उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और उसे आवाज दे रही होती है। रुद्र को बिल्कुल भी होश नहीं था कि आलिया उसके इतने करीब खड़ी है, लेकिन जब रुद्र को उससे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आलिया उसके करीब जाकर रुद्र के गले से लग जाती है। दूसरी ओर मीरा को भी पता नहीं चलता है कि रुद्र कब से उसे देख रहा है। कुछ देर बाद मीरा उन सभी लोगों को उनका काम बताकर वहां से जाने लगती है। तभी उसकी नजर सामने की ओर कुछ दूर खड़े रुद्र और आलिया पर जाती है, जो एक दूसरे के गले से लगे हुए थे। जब मीरा की नजर रुद्र पर जाती है तो मीरा देखती है कि रुद्र की निगाहें सिर्फ और सिर्फ उसे ही देख रही थी। रुद्र को अपने आप को ऐसे देखते हुए देखकर मीरा को बहुत गुस्सा आने लगता है। आलिया जब महसूस करती है कि रुद्र ने उसे अच्छे से ग्रीट नहीं किया है तो वो रुद्र से अलग होकर उसकी तरफ देखती है। रुद्र का ध्यान कहीं और ही है। आलिया उसकी नजरों का पीछा करती है तो मीरा को वहां देखकर आलिया की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसे मीरा पर पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पहले मीरा ने उसकी इतनी इंसल्ट की थी और अब वो रुद्र को अपना बनाना चाहती है। ये सोचकर ही आलिया जलन से पागल हो रही थी। वो किसी भी कीमत पर ये नहीं होने देने वाली थी। मीरा गुस्से में वहां से चली जाती है क्योंकि वो एक पल के लिए भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। अजीब इंसान है ये मिस्टर राठौर, गले किसी और को लगा रखा है, देख किसी और को रहे। बेशर्म कहीं के, वो चुड़ैलों की चुड़ैल मुझे मुझे कैसे घूर रही थी। वैसे इन दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया है, एक गुस्सैल राक्षस और एक साक्षात चुड़ैल। मीरा चलते चलते अपने मन में रुद्र और आलिया को कोसते हुए जा रही थी। इधर रुद्र को जब सामने मीरा कहीं नहीं दिखाई देती है तब वो अपने होश में आता है और आलिया को अपने सामने देखकर शॉक्ड हो जाता है। हाय मिस आलिया, तुम कब आई? रुद्र उससे कहता है। ये सुनकर आलिया को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि रुद्र उस मीरा को देखने में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि उसको उसकी प्रेजेंस का आभास तक नहीं हुआ। आलिया गुस्से का कड़वा घूंट पीकर खुद को शांत करती है और जबरदस्ती की एक फेक स्माइल अपने चेहरे पर ले आती है। रुद्राक्ष, मैं बहुत देर पहले से यहाँ आई हूँ, लेकिन आपने मुझे नोटिस ही नहीं किया। शायद आपका ध्यान कहीं और ही था। आलिया फेक स्माइल करते हुए उससे कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मिस आलिया, चलिए हम चलते हैं, कुछ काम के बारे में बात करनी थी आपसे। रुद्र कहता है। यस यस ऑफ कोर्स, आलिया 4 गुना ज्यादा हंसी हंसते हुए कहती है। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। आलिया का ये बिहेवियर रुद्र नोटिस कर रहा था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आलिया ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही है। लेकिन रुद्र उसे ये पूछना जरूरी नहीं समझता है। वो इसे एक तरह से क्लियर इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे आलिया से काम के अलावा कोई और मतलब नहीं रखना था। लेकिन शायद आलिया का ऐसा कोई इरादा नहीं था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 8, इश्क की दीवानगी। मीरा वहां से सीधा अपने कैबिन की ओर चली जाती है। जैसे ही वो कैबिन के अंदर आती है तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। मीरा फोन को उठाकर देखती है। फोन पर आशीष का कॉल आ रहा था। मीरा तुरंत फोन पिक कर लेती है। आशीष उसे बताता है कि दिल्ली में उसका काम बहुत जल्दी हो गया है, इसीलिए वो अगले 2 दिन में बनारस वापस आ जाएगा। मीरा ये सुनने के बाद बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि मीरा भी जल्द से जल्द इस जिम्मेदारी से रिहा होना चाहती थी। जब से आशीष होटल का सारा काम उसके हाथों में सौंप कर दिल्ली गया था, तब से मीरा के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही रहा था। सबसे बड़ा पंगा तो उसका रुद्र के साथ हो गया था, जिसका डर कहीं न कहीं मीरा के मन में बस गया था। इसीलिए अब वो रुद्र को इग्नोर कर रही थी। लेकिन आशीष के आने की खबर सुनकर मीरा अब थोड़ी सी रिलैक्स्ड हो गई थी। होटल का कैफेटेरिया। रुद्र और आलिया कैफे एरिया में एक पर्सनल कैबिन में बैठे अपने काम को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। रुद्र एक फाइल की डिटेल्स आलिया को समझा रहा था, लेकिन आलिया का ध्यान उसकी बातों पर था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ रुद्र के चेहरे पर ही उसका फोकस था। रुद्र के इतने पास रहकर आलिया उसके चार्म से क्रेजी हो रही थी। रुद्र को किसी भी कीमत पर वो अपना बना लेना चाहती थी और ये उसका सपना बन चुका था। आलिया जानती थी कि अगर वो अपने दादाजी से रुद्र से शादी करने की बात कहेगी तो मिस्टर माहेश्वरी जरूर रुद्र से इसकी शादी करने के लिए बात करेंगे, क्योंकि आलिया बहुत अच्छे से जानती थी कि वो उसकी दादी की बात कभी भी टाल नहीं पाएंगे। ये पॉइंट इसमें ऐड कर दो, रुद्र लैपटॉप को देखते हुए कहता है।
रुद्र का पूरा ध्यान लैपटॉप पर था और आलिया का पूरा फोकस उस पर था। उसको रुद्र की कही हुई बात सुनाई नहीं देती है। आलिया का कोई आंसर ना मिलने पर रुद्र लैपटॉप से ध्यान हटाकर आलिया की तरफ देखता है। आलिया एकटक उसे देख रही थी। रुद्र को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि रुद्र को अपने काम के बीच किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अपने काम को अपनी जिंदगी में टॉप पोजीशन पर रखता था। मिस आलिया, कैन यू हियर मी? रुद्र सख्त लहजे में बोलता है। आलिया जो रुद्र के साथ अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी, रुद्र की आवाज सुनकर वो हड़बड़ा जाती है। वो देखती है कि रुद्र अपनी पैनी नजरों से उसे घूर रहा था, जिससे आलिया डर जाती है। यस मिस्टर रुद्राक्ष, आलिया बोलती है। आप यहाँ काम करने आई है ना, टाइम पास करने के लिए नहीं, सो अपना ध्यान काम पर लगाइए, रुद्र एरोगेंटली बोलता है। यस आई डू, आलिया ये कहकर चुपचाप काम करने लग जाती है। ये इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा, इसके लिए कुछ और ही करना होगा, आलिया मन ही मन कहती है। कुछ देर बाद कैफे एरिया में सोनू और जय आते हैं। वो बाहर ओपन एरिया में एक टेबल पर बैठते हैं। सोनू और जय यहाँ पर अपनी शादी की प्लानिंग को डिस्कस करने आए थे। जय की माँ सोनू को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गई थी, इसीलिए जय जल्द से जल्द सोनू से शादी करना चाहता था। जय और सोनू बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ मीरा उनके पास आती है। और लव बर्ड्स, क्या हो रहा है? उप्स, सॉरी सॉरी सॉरी, फ्यूचर में होने वाले दूल्हा दुल्हन। ये बोलकर मीरा हंसने लगती है। मीरा की बात सुनकर सोनू शर्मा जाती है और जय मुस्कुराने लगता है। तू इतनी लेट क्यों आई है? कहाँ रह गई थी तू? हाँ, सोनू हल्का सा गुस्सा करते हुए कहती है। मैं? अरे मैं ना तुम दोनों लव बर्ड्स के चक्कर में भूल गई। मीरा अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहती है। क्या भूल गई? सोनू हैरानी से मीरा को देखते हुए कहती है। अरे तुझे ये बताना था कि तेरे स्टाफ की मैनेजमेंट इशू को लेकर होटल में आने वाले लोगों की मीटिंग में डिस्कशन हो रहा था, इसलिए मैं तुझे यहाँ बताने आई थी। मीरा कहती है। और ये सब तू मुझे अभी बता रही है, पागल लड़की? सोनू हड़बड़ी में अपने सीट से उठते हुए कहती है। अभी देर नहीं हुई है और वैसे भी अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई होगी, लेकिन तू जल्दी जा, हम यहाँ तेरा इंतजार करेंगे, ठीक है? मीरा उससे कहती है। इतना सुनते ही सोनू वहाँ इतनी तेजी से भागती है जैसे उसके पीछे उल्टे पैर वाली चुड़ैल पड़ गई हो। उसे ऐसे हड़बड़ी में भागते देखकर मीरा और जय की हंसी छूट जाती है। वो दोनों जोर से हंसने लगते हैं। इधर रुद्र जिस प्राइवेट कैबिन में बैठा था, उसकी विंडो से जिस टेबल पर मीरा बैठी थी वो वहाँ से दिखाई दे रही थी। रुद्र काम करते हुए पल भर के लिए अपनी नजरों को लैपटॉप से हटाता है। तभी उसकी नजर हंसती हुई मीरा पर पड़ जाती है और वो खिलखिलाकर हंसती हुई मीरा को देखकर उसकी हंसी में खो जाता है। मीरा को हंसते देख रुद्र के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल मुस्कान की जगह रुद्र का चेहरा कठोर और आंखें लाल हो जाती है, क्योंकि रुद्र की नजर मीरा के बराबर में बैठे जय पर चली जाती है। मीरा और जय को साथ बैठे और हंसते देखकर रुद्र गुस्से में लगभग पागल ही हो जाता है। रुद्र को मीरा का किसी और लड़के के साथ बैठना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और ऐसे साथ में बैठकर हंसना तो बिल्कुल भी नहीं। उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। इधर आलिया उसे कुछ पूछ रही थी, लेकिन रुद्र से जवाब नहीं मिलने पर वो रुद्र की ओर देखती है। वो देखती है कि रुद्र विंडो के बाहर अपनी गुस्से भरी नजरों से किसी को देख रहा था। आलिया उसकी नजरों का पीछा करती है, तो उसे समझ नहीं आता कि रुद्र किसको इतने गुस्से से देख रहा है, क्योंकि आलिया को मीरा और जय दिखाई नहीं दिए थे। उन दोनों के आगे वाली टेबल पर कोई और कपल बैठा था, जिसकी वजह से आलिया उन दोनों को देख नहीं पाती है। इट्स ओवर, रुद्र ये बोलकर गुस्से में अपनी चेयर से खड़ा होकर वहां से चला जाता है। आलिया को रुद्र का ये बिहेवियर समझ नहीं आता, क्योंकि वो ऐसी मीटिंग को बीच में छोड़कर चला गया था, इसीलिए वो हैरान सी वहीं बैठी की बैठी रह जाती है। इधर जय और मीरा आपस में बातें कर रहे थे। जय उसे अपनी और सोनू की आने वाली जिंदगी के बारे में बता रहा था। मीरा, मैं चाहता हूँ कि मेरी और सोनू की शादी बहुत सिंपल तरीके से हो। मैं सोनू से कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं माँ और सोनू को लेकर दिल्ली चला जाऊंगा, क्योंकि वहाँ मेरी इससे भी ज्यादा अच्छी जॉब लग गई है। लेकिन जय बोलते हुए बीच में रुक जाता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या? मीरा थोड़ा परेशान होते हुए कहती है। लेकिन मीरा, क्या सोनू यहाँ से जाने के लिए मानेगी? मेरा मतलब है वो तुम्हें अकेले छोड़कर कभी नहीं जाएगी। जय अपनी परेशानी बताते हुए कहता है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो जाए, इसके बारे में मैं सोनू से जरूर बात करूंगी, मीरा उसे समझाते हुए कहती है। कुछ देर बाद वहाँ सोनू आ जाती है और वो तीनों कुछ और देर बातें करने लगते हैं। इधर रुद्र अपने कमरे में आकर गुस्से से दरवाजे को तेज धक्का देकर बंद कर देता है और अपनी शर्ट पर से टाई को ढीला करते हुए बालकनी की तरफ चला जाता है। फिर वहां जाकर सिगरेट निकालकर स्मोकिंग करने लगता है। इस वक्त रुद्र के जहन में सिर्फ और सिर्फ मीरा का जय के साथ हंसते हुए तस्वीर घूम रही थी। जितना वो इसके बारे में सोच रहा था, उसका गुस्सा उतना ही ज्यादा बढ़ रहा था। उस लड़के की मीरा के करीब आने की हिम्मत कैसे हुई? और मीरा का उस लड़के के साथ इतना हंसकर बात क्यों कर रही थी वो? रुद्र गुस्से में स्मोकिंग करते हुए बोलता है। उसने अब तक 3 सिगरेट स्मोक कर ली थी, जिससे उसका पूरा चेहरा धुएं से ढक जाता है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे मीरा का दूसरे लड़के के साथ होने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा था। उसे क्यों इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था? ये मुझे क्या हो रहा है? मैं मीरा को किसी और लड़के के साथ देखकर किसी और लड़के के करीब जाना बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तुम में ऐसी कौन सी कशिश है जो मैं खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता हूँ? मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं है। मेरे एक इशारे पर लड़कियां मेरे बिस्तर पर बिछने के लिए तैयार रहती है, पर मीरा, तुम और लड़कियों से बिल्कुल अलग हो। तुम्हें मेरे नाम और स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। रुद्र स्मोकिंग करते हुए मन में सोचता है। लेकिन अब मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई और लड़का तुम्हारे इतने करीब आए और किसी ने हिम्मत भी की तो उसका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। मुझे नहीं पता ये क्या एहसास है, लेकिन शायद मेरा दिल चाहता है कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। जब भी तुम मेरे करीब होती हो तो इस दिल को सुकून मिलता है, और तुम्हें हमेशा के लिए मेरे करीब रहना ही होगा। रुद्र के ऐसा सोचते वक्त एक मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। रुद्र रूम के अंदर आकर अपने मोबाइल से रोहित को कॉल करता है।
मिस त्रिपाठी को तुरंत मेरे रूम में भेजो। रुद्र उसको ठंडे लहजे में बोलता है। यस सर, रोहित बोलता है। उसके तुरंत बाद रोहित जल्दी से मैनेजर के कैबिन में कॉल करता है। पहली रिंग में कोई फोन नहीं उठाता, दूसरी रिंग में मीरा कैबिन के अंदर आती है और फोन उठा लेती है। हेलो हेलो, क्या आप मिस मीरा त्रिपाठी बोल रही हैं? रोहित बोलता है। जी हाँ, मीरा बोल रही हूँ, बताइए। मैम, मैं मिस्टर रुद्राक्ष सिंह राठौर का पीए रोहित बोल रहा हूँ, जो आपके होटल रूम नंबर 225 में रुके हुए हैं। सर अभी के अभी आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने आपको अपने रूम में बुलाया है। रोहित बोलता है। रुद्र का नाम सुनते ही मीरा के होश उड़ जाते हैं। उसे कल के हुए और अपने और रुद्र के बीच का वाकया याद आ जाता है। मीरा को बहुत गुस्सा आने लगता है। ओके, मीरा ये बोलकर फोन कट कर देती है। मैं उस राक्षस के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने आप को समझता क्या है? होगा कहीं का बड़ा बिजनेसमैन, पर मैं भी कम नहीं हूँ। इस होटल की मैनेजर हूँ। वो बात अलग है कि 1 या 2 दिन के लिए हूँ, लेकिन हूँ। मैं नहीं जाऊंगी तो मैं नहीं जाऊंगी, बस बात खत्म। मीरा मन ही मन बोलती है। कुछ देर बाद रुद्र के रूम का डोर नॉक होता है। रुद्र अंदर आने की परमिशन देता है। तभी उसके कमरे में होटल की फीमेल स्टाफ अंदर आती है, जिसे देखकर रुद्र हैरान हो जाता है। तुम्हें क्या काम है? रुद्र उससे पूछता है। सर, आपने अभी हमारे मैनेजर को कैबिन में फोन करके बुलाया था, लेकिन मीरा मैम बिजी है, इसलिए वो नहीं आ सकती। वो लड़की बोलती है। ये सुनते ही रुद्र को और ज्यादा गुस्सा आता है। उसे समझ आ जाता है कि मीरा उसे इग्नोर कर रही है। ये सोचते ही रुद्र को मीरा पर बहुत गुस्सा आता है। लीव। रुद्र गुस्से में उस लड़की से बोलता है। रुद्र की आवाज सुनते ही वो लड़की सहम जाती है और रुद्र के गुस्से से डरकर वहां से जल्दी से भाग जाती है। मिस त्रिपाठी, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? डरोगे? मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम मेरे साथ ये लुका छिपी का खेल खेलोगी। रुद्र एक डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में ये सब कहता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क